हाँ जैसे कोई क्वेश्चन रहता है मल्टीपल करेक्ट है, हाँ। उसमें कोई मतलब फिजिकल क्वांटिटी इसका वैल्यू जीरो आ जा रहा है, जैसे मतलब सॉल्व की तो एक्सेलरेशन जीरो आ जा रहा है, हम्म और ऑप्शंस में दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, तो वो सही होगा क्या वो ऑप्शन? मल्टीपल में तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि जीरो भी दे कांस्टेंट भी दे। सर जीरो भी तो एक कांस्टेंट ही है। हाँ कांस्टेंट तो है, लेकिन तो ऐसा सर ये जल्दी सही रहता होगा? नहीं है। वहां तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, कंट्राडिक्ट हो जाएगा ना। जीरो को हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं, और एक्चुअली में देखे तो वहाँ एक्सेलरेशन एग्जिस्ट भी नहीं है। जब जीरो आता है तो क्या बोलते हैं, बॉडी एक्सेलरेटेड है ही नहीं। यस सर। हाँ, तो सही क्या होगा कि एक्सेलरेटेड तो है ही नहीं, तो हम एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्यों कहेंगे। यस सर। ठीक है, ऐसे अगर मैथमेटिकल टर्म्स में देखें तो जीरो भी एक कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो ऐसे सवाल बहुत नहीं आता है, इस बात को ध्यान रखा जाता है कि कंट्रडिक्शन ना हो। लेकिन ऐसा अगर रहता है तो अगर जीरो आ रहा है तो मेनली हम यही अज्यूम करेंगे कि बॉडी एक्सेलरेटेड है ही नहीं। जब एक्सेलरेशन है ही नहीं तो कांस्टेंट का बात नहीं आएगा। अगर ऑप्शन में रहा कि यस एक्सेलरेशन सर। नहीं है तो वही हमको लेना है। ठीक है, क्योंकि यस जीरो सर। है इसका मतलब है कि बॉडी एक्सेलरेटेड है ही नहीं, हम कांस्टेंट क्यों कहेंगे। यस सर। ठीक है, यस सर। और हम लोग शायद पोटेंशियल एनर्जी कर रहे थे, तो पोटेंशियल एनर्जी में डिफिनीशन हो गया था। यस सर। और पोटेंशियल एनर्जी जैसे स्केलर क्वांटिटी होता है, उसका यूनिट जो एनर्जी का होगा वही होगा। इन सब चीज में तो हम समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी पे क्वेश्चन करने से पहले हम लोग एक चीज करते हैं, वो फोर्सेस के बारे में देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, जा रहा है क्या? ठीक है, क्वेश्चन ये है, हम लोग करे हुए हैं ऐसे सवाल, ऐसी कोई बात नहीं है। फोर्स जो दे रखा है, ठीक है, फोर्स को दे रखा है कि वैल्यू क्या है, एक मिनट। हाँ, जैसे कि फोर्स हमको दे रखा है वाई आई कैप। ठीक है, वाई आई कैप दे रखा है। फाइंड वर्क डन फ्रॉम 0,0 टू 1,1। ठीक है, फोर्स ये दे रखा है हमको, यहाँ से यहाँ तक जाने में वर्क डन कितना होगा वो हमको बताना है। फाइंड करो। √2। टू नहीं, कैसे किए? सर वाई 1 है तो 1 न्यूटन ले लिए, डिस्टेंस 1 है तो मतलब कि डिस्प्लेसमेंट √2 का होगा। हाँ, ऐसा कैसे, जरूरी थोड़े है। देखो जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ क्या है, वाई एफ इक्वल टू है वाई आई कैप। तो अगर हम वर्क लिखने जाएंगे तो हमारा वर्क होता है एफ डॉट डी एस। ठीक है, यही होता है। ठीक है, अगर फोर्स जो है आई डायरेक्शन में है, तो हम बोले थे कि ऐसा रहेगा, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे वाई आई कैप, और डीएस को अगर हम लिख रहे हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ऐसे ही लिखना था। अब यहाँ अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये वाला टर्म तो है ही नहीं के इसमें, तो जीरो हो जाएगा। हमको क्या मिलेगा, वाई डी एक्स ऐसा मिलेगा, कि वर्क डन जो हमको मिला वो क्या मिला, वाई डी एक्स।
इतना बात समझ आया? अब यहाँ पे आके हमको गड़बड़ी हो जा रहा है कि यहाँ पे y जो है फंक्शन, जो फोर्स है वो फंक्शन ऑफ y है, और ये जो वेरिएबल है ये x का है। यानी कि अगर हमको ये y एक्सिस हो गया, ये dy क्यों x नहीं हुआ? एक्सिस, जे डॉट प्रोडक्ट करो i का i से करेंगे तब नहीं यहाँ पे आएगा, i का जैसे करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा ना। 0 होगा। अच्छा ये डॉट प्रोडक्ट करें हैं, ठीक है। यहाँ से हम 1,1 पे जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ हमको आना है, लेकिन स्लोप 1 हमको होगा, क्या, स्लोप 1 होगा। नहीं जरूरी नहीं है। तो वही चीज हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ जो फोर्स है वो फंक्शन ऑफ y है, और ये जो वेरिएबल है x का है, तो हम इसको इंटीग्रेट डायरेक्टली नहीं कर सकते। डायरेक्टली इसलिए इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो है अगर dx है तो यहाँ भी वेरिएबल x का ही होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए, यानी कि जब अगर हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है और फोर्स ऐसा दे रखा है, यानी कि ये जो फोर्स लग रहा है ये एक ही y के साथ साथ वेरिएबल है और x डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों गड़बड़ हो जा रहा है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में हमको पाथ डिफाइंड जरूरी है। यानी कि हम बोल सकते हैं इन सच केसेस पाथ शुड बी डिफाइंड। ठीक है, पाथ हमको क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। जैसे कि अगर हम इसी में बोल देते हैं कि अगर ऐसा दे रखा है और जो y है, मतलब अगर हम बोल दें कि इफ, ठीक है यहाँ अलग से लिख रहे हैं, इफ पाथ इज y इक्वल टू x, ठीक है। पाथ जो है अब y इक्वल टू x, यानी कि पाथ जो है y इक्वल टू x, यानी कि अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसा पास होगा, ऐसे ही ना जाएगा y इक्वल टू x का स्लोप 45 डिग्री ऐसा पास करेगा। तो अगर हमको पाथ पता चल गया a से b जाने का, तब हम आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर पाथ नहीं से पता था, क्वेश्चन पूछना था हाँ मतलब इसका फोर्स लग रहा है x ही डायरेक्शन में, तो इसका y कोऑर्डिनेट चेंज कैसे होगा? वेलोसिटी रहा हो पहले से, यस सर। हो सकता है ना, जैसे कि यस प्रोजेक्टाइल सर। करते हो इधर की तरफ, इधर वेलोसिटी देते हैं तो क्या होता है, ऐसे जाता है। एक्स में अगर वेलोसिटी है, जरूरी थोड़ा रेस्ट से शुरू हुआ हो। यस सर। ठीक है, इतना बात समझ में आया कि अगर हम बोल दे कि ये चीज पाथ दे रखा है, तो अगर पाथ दे रखा है तब हम बोल सकते हैं कि हियर, यानी कि यहाँ पे इफ से शुरू करते हैं, इफ पाथ जो है हमारा y इक्वल टू x है, तो हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन होगा इंटीग्रल ऑफ y की जगह अब हम क्या रख सकते हैं, इस y की जगह x, क्योंकि y जो है x है, dx। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो x कहाँ से वेरी कर रहा है, 0 से 1, यानी कि x स्क्वायर बाई 2, और ये आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक, अगर हम बोलते हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इफ पाथ इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि वहां तक जाने का जो है पाथ है, यानी कि सेम क्वेश्चन है, पाथ को बस हम चेंज कर रहे हैं, ये y हो गया, ये x हो गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पाथ ऐसा कुछ जाएगा, ऐसा ही कुछ ग्राफ होता है ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। हाँ ठीक है, तो इस केस में अब हमारा पाथ ये है, यानी कि हम बॉडी को इधर की तरफ ले जाना चाहते हैं, तब वर्क कितना हो, तो इस केस में फिर से हम वही करेंगे, इंटीग्रल y स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर dx। कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, तो 0 से 1 ही x वेरी कर रहा है, तो इसका हो जाएगा x³ 0 to 1, यानी कि 1/3। अब कहीं से ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। हाँ, इसका पाथ ये है, इसका पाथ ये है, तो वर्कडन ये, अलग पाथ से वर्कडन ये, यानी कि यहाँ पे ये फोर्स से अगर हम वर्क फाइंड कर रहे हैं तो
अलग अलग पाथ है तो वर्क क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। और ग्रेविटेशन वाले केस में देखे थे कि अगर हम किसी भी पाथ से ले जाते थे तो वर्क हमारा क्या होता था, सेम आता था। यानी कि अगर हम कोई यहाँ से बॉडी को इस एच हाइट तक ले जाना है, सीधे ले गए तो भी mgh, ऐसे घुमा फिरा के ले गए तब भी mgh, ऐसे डांस करा के ले गए तब भी mgh, ग्रेविटी के केस में। लेकिन इसमें जैसे जैसे पाथ चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे वर्क भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी कि एक फोर्स ऐसा था जिसमें वर्क जो था पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ जो है पाथ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसी में सेम क्वेश्चन में इफ पाथ इज A to C then B, ठीक है, ये y है, ये x है, ये पॉइंट B था 1,1, यहाँ पे पॉइंट A है 0,0 और C हम बोल दे रहे हैं 1,0। ठीक है, तो A से C गया और फिर B गया, यानी कि यहाँ से ऐसे गया फिर B की तरफ ऐसे गया। अगर ये पाथ है तो वर्क डन कितना होगा बताओ तुम लोग इस केस में। सर सेम नहीं होगा। हाँ बस यहाँ पे 1/2, यहाँ 1/3, तो दोनों सेम है क्या, अलग अलग पाथ था, यहाँ से ऐसे जा रहा है, इसमें इस रास्ते से जा रहा है, इसमें यस हम सर। बोल रहे हैं कि अब ऐसा जा रहा है, पाथ चेंज हो गया ना। क्या होगा बताओ। वर्क डन बराबर हमारा वही है y/dx। ठीक है, अब इसमें हम तोड़ तोड़ के जा रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल, जो भी y/dx आएगा a से c जाने में प्लस इंटीग्रल c से b जाने में, a से c गए फिर c से b गए। अब अगर हम इस पाथ पे जा रहे हैं, a से c जा रहे हैं, तो y का वैल्यू कितना है बोलो। और a to c y बराबर कितना है, 0। 0। तो यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा। देखते हैं y से यहाँ पे y क्या हो जाएगा, c से b तक जाने में y इक्वल टू क्या यूज करेंगे, 1। यहाँ y कितना है, 1 होगा कि y वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है। वेरी कर रहा है। ठीक है, y वेरी कर रहा है, यानी कि वेरी कर रहा है, लेकिन x क्या है, x कितना है, 1 ही 1। तो है, x 1 है तो dx कितना हो जाएगा, 0। और दूसरी बात, हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ये जो हमारा लिमिट होगा कहाँ से होगा, 1 से 1 y/dx। तो सोचो ये dx है तो dx तो 0 आ रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 0। यानी कि इस पाथ से अगर हम जा रहे हैं तो ये जो फोर्स हमारा वर्क कर रहा है इसमें 0 हो रहा है। ठीक है, यानी मैक्सिमम वर्क कब आएगा? डिपेंड करता है कैसा पाथ दिया है। ठीक है, इसमें हम नहीं कमेंट कर सकते हैं कि किस पाथ से मैक्सिमम होगा। अब घुमा फिरा के इधर हजारों तरीके हो सकते हैं। ठीक है, एक ही तो रहेगा नहीं, इसमें कितने भी तरीके हो सकते हैं, कैसे भी ले जा रहा है। ठीक है, वो पाथ पे डिपेंड करेगा कि मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, बिना पाथ के हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक ये है। एग्जांपल समझ में आया। एक एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं, ये हम लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर ब्लॉक है m मास का, हमको इस हाइट पे इसको पहुंचाना है। ठीक है, इसको यहाँ पे हमको लाके रखना है, जो कि यहाँ से h हाइट ऊपर है। हम इसको एक बार ऐसे डायरेक्ट ले जा रहे हैं पाथ 1 से, एक बार इसको हम ऐसे ले जा रहे हैं पाथ 2 से, या फिर ऐसे हम घुमा के ले जाएं पाथ 3 से।
क्या हमारा जो वर्क डन 1 का होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, क्या सब सेम होगा? यस सर। और किसके बराबर होगा? माइनस mgh माइनस अगर mgh। हम mg फोर्स लगाए हैं तो, और ग्रेविटी के कारण बोले तो mg h। ये सारा ग्रेविटी के कारण, डन बाय ग्रेविटी। ठीक है, यहाँ हमको दो तरह का फोर्स दिख रहा है। एक फोर्स जिसमें पाथ वर्क जो है पाथ पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा फोर्स जिसमें वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस जो पाथ पे डिपेंड करता है उसको कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे, और जो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है उसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। तो यहाँ से हम लोग देख ले रहे हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो डिफरेंस के टाइप के ही लिख ले रहे हैं दोनों साथ साथ ही। इधर कंजर्वेटिव बोल रहे हैं, ठीक है, और इधर नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले डिफिनीशन का बात आ रहा है। तो डिफिनीशन में क्या कहेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होगा वो पाथ डिपेंडेंट होगा, ये पाथ इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव में जो वर्क डन होगा वो पाथ डिपेंडेंट होगा, यानी पाथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर हम इसमें वर्क डन का बात करें तो ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कह सकते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव में सिर्फ जो वर्क डन है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, और इसमें फिर से वही पाथ पे डिपेंड्स ऑन पाथ। ठीक है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स को बोलेंगे जिसका वर्क डन पाथ डिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट हो, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में वो फोर्सेस कहलाएंगे जिसका वर्क पाथ डिपेंडेंट हो, यानी कि अलग पाथ से वर्क अगर अलग होगा तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा, अगर पाथ सेम अलग पाथ से भी वर्क सेम रहा तो कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। ठीक है, अगर हम राउंड ट्रिप में घुमाएं, ठीक है, जैसे कि अगर इसी केस में था, यहाँ ले गए फिर यहाँ से हम लेके आ जाते, तो वर्क क्या होता? प्लस mgh। इस रास्ते से इस फोर्थ वाले से देखते तो फोर्थ वाले में वर्क क्या हो जाता? बोलो बोलो। प्लस mgh। ठीक है, प्लस mgh, यानी कि जाने में माइनस mgh, आने में प्लस mgh। और अगर राउंड ट्रिप का बात करें तो वर्क डन हो गया 0। तो हम इसमें बोलेंगे कि वर्क डन इन राउंड ट्रिप, जो वर्क डन होगा फॉर अ राउंड ट्रिप बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप मतलब, या फिर लूप लिख कह सकते हैं, एक लूप में घूमने पे, इज ऑलवेज 0। ठीक है, हमेशा क्या होगा? 0 होगा। इसी को इंटीग्रल के फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं, अगर गोल बना दिए यानी जहां से चले वहीं पे पहुंच गए, तो एफ डॉट डी एस जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, ये मैथमेटिकल फॉर्म है। ये जो गोला रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोज लूप। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं करना है। ये साइन जो है इंटीग्रेशन का ही है, गोला रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक पूरे राउंड सर्कल में घूम रहे हैं। ठीक है, क्लोज लूप में घूम रहे हैं। इसमें राउंड ट्रिप में 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि 0 ना। ठीक है, यानी कि इसमें हम बोल सकते हैं वर्क डन मे और मे नॉट बी 0।
इन राउंड ट्रिप। ठीक है, अगर हो जा रहा है तो खुदकिस्मती है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो जीरो ही है। तो इसको ऐसे लिख सकते थे एफ डॉट डी एस जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो। में भी हो सकता है, लेकिन हम नहीं कहेंगे तो जीरो ही होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या है कि हमेशा जीरो होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इन जनरल कह सकते हैं कि वर्क डन जीरो नहीं हो। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा कुछ केसेस दे दिया कि इधर से जाने में और उधर से आने में लगभग हो जा रहा है, तो हो सकता है, मान लेते हैं जैसे किसी केस में कहा, ठीक है, किसी में बोला जिस रास्ते से गए उसी से आ जाएंगे, तो जाने में जीरो तो आने में भी जीरो होगा, पर हो जाएगा। लेकिन मोस्टली केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हम यही याद रखेंगे कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में राउंड ट्रिप में वर्क जीरो नहीं हो। एग्जाम्पल अगर बात करें तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल, इलास्टिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और कौन, मैग्नेटिक। ठीक है, ऐसे जो फोर्सेस होंगे ये कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। इसमें हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, ऐसे फोर्सेस जो मतलब जिसमें वर्क डन इन क्लोज लूप जीरो ना हो उसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स करते हैं, जिसमें फ्रिक्शन आता है, एयर रेजिस्टेंस आता है। और ऐसे फोर्सेस जिसमें वर्क डन इन राउंड ट्रिप जीरो हो उसको कंजर्वेटिव फोर्सेस कहेंगे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलास्टिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, एक चीज और, इन सब फोर्सेस का जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, उसमें ये भी हम कहते हैं कि रेजिस्टिव फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जो वेलोसिटी के क्या होता है, अगर हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे उतने ही वो इनवर्स में रेजिस्ट करता है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि फोर्सेस विच अपोजेस द वेलोसिटी ऑफ द मोशन, मतलब कि वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा। ठीक है, वेलोसिटी यानी कि फोर्स जो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी हो मैग्नीट्यूड। ठीक है, जैसे कि अगर हम साइकिल पे चलते हैं तो साइकिल पे जा रहे होते हैं तो धीरे धीरे जाते हैं तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं महसूस होता है, लेकिन जैसे स्पीड बढ़ाते हैं तो लगता है कि एयर आगे से ज्यादा ही रुकावट प्रोड्यूस कर रहा है। तो वैसे फोर्सेस जो एयर रेजिस्टेंस हो गया, यानी कि आगे से क्या करता है वो पूरा रोकता है हमको आगे बढ़ने से। तो ऐसे फोर्सेस जो होंगे वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी डिपेंडेंट forces are non conservative। ठीक है, जो फोर्स जो होगा वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा होगा वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होगा। और ये सब चीजें अलग किस्म के फोर्स होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, इलास्टिक। ठीक है, इन सब चीज में एक खास बात है कि जो भी फोर्स लगेगा, दो अगर बॉडी है तो लाइन के अलोंग ही लगता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि these forces are रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर नहीं बोलते हैं उसको, लाइन फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, लाइन फोर्सेस या फिर सेंट्रल फोर्सेस which acts along line joining two bodies। ठीक है, दो बॉडीज को मिलाने की तरफ लगता है, उसको हम लोग लाइन सेंट्रल फोर्स बोलते हैं या लाइन फोर्सेस बोलते हैं।
जैसे ग्रेविटेशन है तो एक मास यहाँ है, एक मास है, वो इधर की तरफ ही लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक है, यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, तो इधर ही लगेगा। मैग्नेट है, एक मैग्नेट यहाँ है, दूसरा मैग्नेट यहाँ है, तो इसी डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है। एक स्प्रिंग से ऐसा ब्लॉक अटैच है तो भी इधर की तरफ ही लगेगा। तो इन सब को हम लोग लाइन फोर्सेस बोलते हैं, और बोलते हैं कि दो बॉडी अगर दे रखा है तो उनके लाइन जो ज्वाइन कर रहा है उनके अलोंग लग रहे हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सेंट्रल फोर्सेस जो होता है कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। ठीक है। तो ये दोनों में किसी को दिक्कत की कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहेंगे। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्सेस को कहेंगे जिसमें अगर वर्क हो रहा है तो वर्क डन जो होगा राउंड ट्रिप में 0 होगा, तो कंजर्वेटिव फोर्स। अगर 0 नहीं होगा तो नॉन कंजर्वेटिव। पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो नॉन कंजर्वेटिव, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो कंजर्वेटिव। ठीक है। ठीक है, अगर ऐसा स्टेटमेंट पूछे तुमसे तो क्या बोलोगे। स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिखा रहे हैं, सुनो ध्यान से। इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन along two different paths will always be different। समझ में आया। इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में वर्क डन along two different paths, दो डिफरेंट पाथ से हमेशा जो वर्क है डिफरेंट ही होगा। ये सही है या गलत, सोच के बोलो। ट्रू है। यानी दो डिफरेंट पाथ से हमेशा डिफरेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, सेम भी हो सकता है। हम बोल क्या रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा डिफरेंट होगा। इसीलिए बोलते हैं फिजिक्स में अगर जहाँ पे ऑलवेज, नेवर, मस्ट ये सब आए तो थोड़ा बहुत सोचा करो। ठीक है। इसी स्टेटमेंट को अगर ऐसा लिखा होता, इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में वर्क डन along टू डिफरेंट पाथ्स, दो डिफरेंट पाथ्स के along वर्क डन जो होगा मे बी डिफरेंट। पिछले में था ऑलवेज बी डिफरेंट, इसमें है मे बी डिफरेंट। तो ये क्या होगा स्टेटमेंट, ट्रू या फॉल्स। ट्रू। ट्रू। ठीक है, पिछले में था ऑलवेज तो इसलिए हम फॉल्स। मे भी हो सकता है कि कभी इक्वल हो जाए, इसमें क्या कर रहे हैं, मे बी हो सकता है, मे बी डिफरेंट तो हो सकता है, मे बी इक्वल हो सकता है। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा स्टेटमेंट दे दे कि नॉन कंजर्वेटिव के केस में जितने भी पाथ पॉसिबल है उन सब से जो है कभी भी सेम वर्क नहीं हो सकता है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत। क्वेश्चन समझ में आया। पेपर रिपीट करिए ना। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में जितने भी पॉसिबल पाथ्स हैं उससे जो वर्क डन होगा वो सारे से सेम नहीं हो सकता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो इन्फिनाइट पाथ होगा सर। हाँ, मतलब जितने भी पॉसिबल पाथ हैं। देखो, पहले दोनों क्वेश्चन में हम सिर्फ दो पाथ का बात कर रहे थे, इसमें ऑल पॉसिबल पाथ का बोल रहे हैं। तो अगर ऑल पॉसिबल पाथ्स का बोल रहे हैं यानी कि अगर ए से बी जाना है तो ये 2 3 4 5 ऐसे कैसे भी पाथ। तो इस केस में अगर हर पाथ से इक्वल हो गया तो क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। बात क्लियर है। यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगा कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में जो वर्क डन होगा अलग अलग पाथ से, अगर सारे पाथ का बात कर रहे हैं तो वर्क सबसे सेम नहीं हो सकता है। ये बात क्लियर है। हाँ, किसी इसमें से ये दो गो है, इन दोनों से सेम हो गया, लेकिन सारे को अगर कंसीडर कर रहे हैं तो सेम हो ऐसा जरूरी नहीं। अगर सेम हो गया तो कंजर्वेटिव फोर्स होगा तभी होगा।
ये बात समझ में आया? ठीक है, तो Yes, sir. ऐसे स्टेटमेंट आए तो मस्ट, नेवर, ये सब आए तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है। ये नहीं कि जितना पढ़े हैं उसी से टिक लगाना है। मोस्टली ये असर्शन रीजन वाले में ही रहते हैं ये सब। ठीक है, तो इस पे कंजर्वेटिव पे इन सब पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर से पोटेंशियल एनर्जी में आएंगे। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी फाइंड करना है। ठीक है, जो चीज स्टेटमेंट हम लोग देखे ऊपर वही सब चीज थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। यहाँ पे एक एम ब्लॉक है, ये वर्टिकल है, वर्टिकल स्क्वायर है, साइड लेंथ ए। ठीक है, ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है, हमको फाइंड करना है। फाइंड वर्क डन ए से बी जाने में कितना होगा, वर्क डन बी से सी कितना होगा, वर्क डन ए बी सी कितना होगा, ए डी कितना होगा। ठीक है, सारा चीज फाइंड करना है, जल्दी जल्दी से बताते जाओ। एक एक मिनट का भी नहीं है। ए से बी बोलो। MGA रूट 2 MGA So 0 minus MGA minus MGA. वर्क डन बाय ग्रेविटी है, वर्टिकल है, तो mg हमेशा किधर लग रहा होगा, नीचे। ठीक है, अब a से b जा रहे हैं तो फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, वर्क डन कितना होगा। 92 जब b से c जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस। बात समझ में आ रहा है? A. अब a b c, तो a से b में तो 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस mgh। Minus MGH. a से d में माइनस mgh। ठीक है, 0 0 minus MGH. ठीक है। सर ए होगा एच की जगह। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एच कर लेते हैं। अब ठीक है, एच है, लैम्डा मत पढ़ना। ठीक है, अगर वही हम यहाँ पे बोलते एक चीज और, सी डी ए, इसमें कितना होता है, सी डी यानी कि यहाँ से चले हैं यहाँ, बोलो सी डी से 0 यानी कि प्लस mgh दिख रहा है। ए से डी सी गए, सी डी ए, या फिर ए बी सी गए, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से राउंड ट्रिप कर रहे हैं, इसको कंसीडर कर रहे हैं, तब भी 0। ठीक है, ए से सी, ठीक है, ए से सी जाओ, ऐसा मान लेते हैं कि इस रास्ते से जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे बना रहे हैं, थोड़ा सा इस रास्ते से हम ऐसे जा रहे हैं, इधर की तरफ mg लग रहा है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अगर ध्यान से देखो तो ये डिस्प्लेसमेंट √2h आएगा, ये आएगा ना। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 135। अगर वर्क डन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस mg √2h cos 35 हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा, माइनस लगा दिए हैं। ठीक है, तो इससे ये कट गया, माइनस mgh। एक मेथड ऐसा कर सकते थे, इसका कंपोनेंट ले लेते हम लोग, इधर की तरफ और इधर की तरफ, इसका ले सकते थे ना, इसको 45 मान के। प्लस होगा ना। यहाँ cos 135 था,
उसको अगर हम लिखेंगे तो माइनस cos 45 ही तो लिखेंगे। cos 45 डिस्प्लेसमेंट उधर डायरेक्शन में होगा ना, सी से होगा ना। अच्छा ठीक है, हम ए से सी ले लिए हैं तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। हाँ माइनस में आ गया इसलिए। हाँ मतलब इधर हो जाता हो, ठीक है कोई बात नहीं, इतना बात समझ में आया ना। ठीक है, सी पॉइंट लेते तो डिस्प्लेसमेंट इधर नीचे की तरफ लेते ऐसा, ठीक है, इधर की तरफ हो जाता। ये एंगल कितना हो जाता 45, तो प्लस आ जाता। बात समझ में आ रहा है? हेलो? यस सर। yes sir ठीक, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन और दे रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ए बी सी डी, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारा जो ब्लॉक है यहाँ ए पे ऐसा रखा हुआ है, वेट है एम, हॉरिजॉन्टल है, साइड जो है ए ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो सरफेस है रफ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, ठीक है। फाइंड करना है वर्क डन बाय ए बी सी डी जाने में ग्रेविटी कितना होगा, फिर वर्क डन ए से बी, इधर वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन के लिए पहला वही सब सारा चीज को हम पता करना है कितना हो, सी से डी और डी से ए। सर एबीसीडी का 4 म्यू -4 म्यू mg a होगा क्या? क्या चीज? वो वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम एबीसीडी। पहला का ये इसका बोल रहे हो? यस सर। ये किसके कारण है? ओ ग्रेविटी 0। ग्रेविटी जो होगा कैसा लग रहा होगा, इनटू द बट प्लेन ऐसा लग रहा होगा, और डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों में एंगल क्या हो जाएगा 90, ये क्या आएगा? हो जाएगा। AB का माइनस म्यू mg है। सबका माइनस में हम चाहिए। हाँ म्यू सब एम, साइड ही है। ठीक है, सबका वही आएगा सर क्योंकि म्यू इंटू एन इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही आ जाएगा। अगर हम इस केस में वर्क डन ए बी सी डी फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो? -4 म्यू -4 mg। -4 UMG ये आ जाएगा। यानी कि इस केस में क्या हो रहा है कि सब जुट जा रहा है, लेकिन इसमें क्या हो गया था, सब कैंसल आउट करके 0 हो गया, ठीक है। फोर्स जो दे रखा है y i कैप प्लस x j कैप है, O से C जाना है, यानी कि ओरिजिन से इस पॉइंट C पे जाना है। ये दे रखा है 2,3, पाथ दे रखा है ठीक है, तीनों पाथ से निकालना है। एक पाथ ये, दूसरा पाथ ये, और तीसरा पाथ, ठीक है। यानी कि वर्क डन AC क्या होगा, OC, वर्क डन OAC क्या होगा, और वर्क डन OBC पाथ से। ऐसा क्वेश्चन किए शुरू में ही, कभी गलत नहीं होना चाहिए।
आ गया। सर ओसी का 6 होगा। उसी का 6 देखते हैं। ये तो कॉमन है तो इसको लिख लेते हैं, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई डॉट प्रोडक्ट आएगा तो आ जाएगा हमारा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ठीक है, तो अगर O से C जाना है तो O से C का पाथ जो है, पाथ ऑफ OC जो है वो हमको क्या मिल रहा है, लिख सकते हैं क्या, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। m कितना होगा बोलो, बोलो। 3/2। 3/2 x प्लस सी 0 ही, तो पहला क्या है 3/2 x। ठीक है, यानी कि y इक्वल टू हमारा इतना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आराम से इसमें x और y का वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें x y जब पुट करेंगे 3/2 x तो x वैल्यू होगा। एक तो ये चीज है, इसी से सॉल्व किए थे कि और कुछ किए थे? किस किए थे? ठीक है, यहाँ से हम एक चीज तो यहाँ से हम y पुट कर सकते हैं, दूसरा ऑल्सो dy इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 dx। ठीक है, इसी चीज में यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, dy को रिप्लेस कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा वर्क डन OC के लिए इंटेग्रल 3/2 x dx प्लस इंटेग्रल x, यहाँ पे dy को पुट करेंगे तो 3/2 dx। अब x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, तो 0 से 2 तक, इसको भी 0 से 2 0 से इंटीग्रेट कर देंगे, जो भी हमारा आंसर है। इंटीग्रेशन हमारा आता है कितना आता है 6 शायद। यस सर। ठीक है, एक मेथड और है, मेथड 2। ठीक है, ये थोड़ा सा अभी अजीब लगेगा क्योंकि मैथ्स में डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़े हो, लेकिन अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लोगे तो आसानी से हो जाता है। उसमें भी यही चीज करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या मिल रहा है, इंटीग्रल y dx x dy। तो अगर हम कोई भी फंक्शन मान लेते हैं t इक्वल टू एक्स वाई लिखते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने से dt इक्वल टू क्या मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ठीक है, इसके रिस्पेक्ट डिफरेंस कुछ नहीं दिया है तो क्या मानते हैं हम लोग, पार्शियली मानते हैं, dt t के रिस्पेक्ट में ही कर लो, जैसे इधर किसी के रिस्पेक्ट में थोड़े किए हैं तो dt लिखे हैं, तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा y dx प्लस x y dy। dx प्लस x dy, यही होगा। यानी कि ये वाले चीज को जो हमारा है एक्स वाई अगर हम मान लें, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग एक पढ़े थे कि अगर हम सब्स्टिट्यूट एक्स वाई को टी करते हैं तो ये चीज आता है। तो हमारा यहाँ पे इंटीग्रल जो है क्या है वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रल एक्स डी वाई, जिसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ऐसा लिख सकते थे। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये मिल रहा है तो उसको हम लोग रिप्लेस कर लेते डी टी, रिप्लेस कर सकते थे, तो इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा हमारा t, और t क्या है यहाँ पे एक्स वाई, यानी कि किसके बराबर आ गया एक्स वाई। ठीक है, लिमिट जो था हमारा 0,0 से 2,3 थी, तो यहाँ भी हम लिमिट रखेंगे 0,0 से
2,3 यानी कि x की जगह पे और 3y की जगह पे। ठीक है, तो पहला तो सेकंड वाला तो 0 ही हो जाएगा। क्या आ रहा है 6। ठीक है, तो ये चीज है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अगर ये चीज पढ़ लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं। अभी नहीं पढ़े हो तो और ज्यादा डिटेल में हम नहीं बता रहे, क्योंकि हमको ऐसा ऐसा इक्वेशंस देख के पता करना होता है कि किस चीज का फॉर्म है। ऐसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं इसको, और ऐसे को इक्वेशंस को देख के हमको डिसाइड करना होता है कि कैसे जाएगा। तो मैथ्स में डिटेल में बताया जाता है कि कैसे डिसाइड करा जाता है। फिलहाल ये एक सिंपल सा था, सबसे इजी वाला था, तो हम यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा ओ से सी। बाकी दोनों करो जल्दी, OAC और OBC। ये हमारा हो जाएगा 2,0 जाएगा 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, OAC 6 ही आ को। रहा है इसमें भी। 6 ही आ रहा है, तो then देख लेते हैं। इंटीग्रल, पहले हम O से A जा रहे हैं, ठीक है, प्लस फिर A से C जा रहे हैं, जो भी हो। ठीक, O से जब A जा रहे हैं तो हमारा इक्वेशन क्या आया था, y dx प्लस x dy। ठीक है, y dx प्लस x dy, O से A प्लस इंटीग्रल y dx प्लस x dy, A से C। ठीक है, ये आया था। अब यहाँ पे हमको y जो है क्या दिख रहा है, O से A जाने में y 0 दिख रहा है। बोलो सबको दिखना चाहिए। यस सर। फिर से अगर फिगर बनाए यहाँ पे, तो ये चीज O है, यहाँ A है और यहाँ C है, जो कि 2,3 है, ये 2,0 हो रहा है। अब अगर हम इस रास्ते से यहाँ जा रहे हैं तो y का वैल्यू 0, तो ये वाला टर्म 0। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक y चेंज नहीं कर रहा है तो dy भी 0। ठीक है, अब A से C जा रहे हैं, यानी कि इस पाथ पे जा रहे हैं। इस पाथ पे जब जा रहे हैं तो यहाँ पे y का वैल्यू चेंज हो रहा है, लेकिन dx जो है ये 0 हो जा रहा है, और x, इस केस में x फिक्स है और y चेंज कर रहे हैं। तो A से C में x का वैल्यू जो है, A से C में वो 2 फिक्स है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जा रहा है, 2 dy, और y कहाँ से कहाँ है वेरी कर रहा है, तो 0 से ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3, 6 ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लास्ट वाला। इससे भी कितना आ रहा है, 6। 6 यूनिट। ठीक है, तीनों से हमारा क्या आ रहा है, 6 6 6। तो क्या हम इसको कंजर्वेटिव कह सकते हैं या नहीं कह सकते, क्वेश्चन है। एवॉफ फोर्स कैन बी कंजर्वेटिव और नॉट। ठीक है,
कंजर्वेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता है तो क्यों, नहीं तो क्यों? और भी तो पार्ट्स हो सकता है सर। हाँ, पाथ तो कितने भी डिटरमाइन हो सकते हैं, लेकिन कितना चेक करेंगे हम? 3 चेक कर लिए उतना ही काफी है। उसी पे अगर हमको डिटेल्स करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, फिर क्या सोचे कि हम कह सकें। ठीक है, जो जनरल मेथड है इससे ये सब चीजें उतना आसानी से नहीं डिसाइड होता है। ठीक है, ये चीज डिफरेंशियल इक्वेशन वाले से ज्यादा आसानी से डिसाइड हो पाता है। तो ये सब टोटली मैथ बेसिस पे। कंजर्वेटिव फोर्सेस का नेक्स्ट जो है वो यही है कि वो मैथमेटिकल फॉर्म ही रहता है, मैथ से ही होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन वाले से हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन वाला सॉल्यूशन देखो तो सोचो कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये था ना, हाँ। नीचे थोड़ा। इससे भी आंसर वही आया, सबसे आंसर वही आ रहा है। कंजर्वेटिव फोर्स होता है ऐसा फोर्स जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा होता है जो पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं कहा गया है कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो वर्क है वो पाथ के लॉन्ग हम नहीं निकालेंगे। गिवन पाथ के लॉन्ग तो निकाल सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से इस इक्वेशंस को दिख रहा है, अगर इन सबको ध्यान से ऑब्जर्व करें हम तो हमको क्या दिख रहा है कि इसको सॉल्व करने में पाथ का रिक्वायरमेंट नहीं है। पाथ इसमें दिख रहा है क्या हमको कहीं? बाकी तीनों जो हम निकाले उसमें तो पाथ था, लेकिन यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं ध्यान से तो यहाँ तो हम कोई पाथ का जिक्र ही नहीं किए हैं। किए हैं क्या? नहीं, यानी पाथ का जिक्र नहीं किया तब भी आंसर हमारा वही आया है, पाथ इंडिपेंडेंट है। तो ये फोर्स कैसा होगा बोलो? पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट है कंजर्वेटिव। तो क्या होगा? कंजर्वेटिव। ठीक है, भले ही हम 3 पाथ से निकाले हो, क्वेश्चन हमारा दिया था निकालना था तो हमारा मजबूरी था कि हमको उस रास्ते से जाना था। लेकिन चूंकि अगर हम थोड़ा बहुत डिफरेंशियल में माहिर होते तो हम ये देख के पता कर सकते थे कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स से किसी भी पाथ से हम निकाले आंसर हमारा उतना ही आने वाला है। ठीक है, बाकी खाली समय में अगर बैठे रहो, कोई आके डिस्टर्ब करे तो उसको अलग अलग पाथ बना के दे देना, चेक हो जाएगा कि कितने पाथ से सब सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। ठीक है, अगर कोई बोर कर रहा हो तो बोलना कि निकालो 10 पाथ दे देना, सबसे आंसर क्या आएगा? सेम। यस सर। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे, उसी से रिलेटेड अब बात कर रहे हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में एक खासा रिलेशन है, उसी रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम बोलना चाहेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस के जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है कि वर्क डन जो होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। एक क्लोज लूप में पाथ जीरो, क्लोज लूप में वर्क जीरो होगा। ठीक है, यानी राउंड ट्रिप में जो वर्क होगा वो जीरो होगा। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे सिर्फ डिपेंड करेगा किस रास्ते से ले गए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट चीज जो नोट पॉइंट है, भी डिफरेंशिएट था, नहीं लिख लेते हैं। ठीक है, इस केस में जो वर्क डन है, अभी हम लोग जितने एग्जांपल देखे तो उसमें क्या देंगे कि अगर एक रास्ते से गए निगेटिव हुआ तो हम जब वापस आ रहे हैं तो वर्क कैसा हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि इसमें पूरा रिकवर हो जा रहा है, यानी कि वर्क डन इज कंप्लीटली
रिकवर, इसमें नन, ठीक है, यानी कि जो वर्क डन है वो रिकवर नहीं हो रहा है। रिकवर कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर हम एक ब्लॉक को सरफेस से एज हाइट पे ले जा रहे हैं तो वर्क अगेंस्ट हमको करना पड़ रहा है। यहाँ से अगर हम इस हाइट तक ले जा रहे हैं इसको, यहाँ से यहाँ, तो हमको इसके अगेंस्ट में, mg के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ा, और mg का वर्क देखे तो -mgh आया। फिर जब ला रहे हैं तो mg जो वर्क दिया mgh किया, टोटल वर्क 0 हो गया, यानी कि जितना खर्च हुआ उतना वापस से हमको मिल गया, यानी कि टोटली क्या है, रिकवर हो गया, लॉस कहीं कुछ नहीं किया। तो वही चीज कहा जा रहा है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होगा वो रिकवरेबल हो, यानी कि हम उसको वापस से पा सकते हैं। ठीक है, इसी बात में पोटेंशियल एनर्जी छिपा हुआ है। ठीक है, हम क्या देखें कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव force is completely recoverable। ठीक है, रिकवरेबल है यानी कि हम उसको, उससे जो भी वर्क खर्च करा होगा वो फिर से हम वापस से वो पा सकते। ठीक है, वर्क डन भी और कुछ नहीं, इसका एनर्जी ही है। ठीक है, एनर्जी को हम लोग डिफाइन किए थे कैपेसिटी टू डू वर्क। तो अगर हम यहाँ पे किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करें हैं, यानी कि हम एग्जांपल ले रहे हैं वही अर्थ का, ये एच हाइट है, यहाँ से अगर एक बॉडी है m मास का, इसको उठा के हम ले जा रहे हैं तो नीचे इसको फोर्स लग रहा है mg, हम ऊपर फोर्स F लगा रहे हैं जो mg के बराबर है, स्लोली ले जाके हमको एच हाइट तक यहाँ तक लेना है। तो यहाँ जो वर्क डन बाय ग्रेविटी हुआ वो हुआ -mgh, वर्क डन बाय जो एक्सटर्नल फोर्स हुआ वो हुआ mgh। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये जो ग्रेविटी वर्क करा, यानी कि ग्रेविटी जितना वर्क किया या फिर हम उस पे पॉजिटिव वर्क जितना किए बॉडी पे, ठीक है, जितना हम उसको वर्क किए यहाँ तक ले जाने में, जब हम इसको छोड़ेंगे तो फिर से यही वर्क हमको वापस से मिल जाएगा। यानी कि जब ब्लॉक को हम यहाँ से रिलीज करेंगे तो ये ग्राउंड पे आने में जब आ रहा है तो फिर से हमको उतना ही वर्क करके देगा, जितना वर्क करके हम उसको ले गए थे उतना ही वर्क हम उससे वापस पा सकते हैं। इसी चीज को बोल रहे हैं कि वो कम्प्लीटली रिवर्स रिकवरेबल है। हम उस पर जितना वर्क करें ले जाने में उतना वर्क हम उससे वापस करवा सकते हैं। यानी कि अपने दोस्त को अगर तुम 100 रुपये उधार दिए हो तो उससे 100 रुपये वापस ले सकते हो। ऐसा दोस्त नहीं है कि 100 रुपये लेके वो भूल गया कि पैसा भी लिया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो भी हम वर्क करे हों, यानी कि जो भी उसमें वर्क करने का मतलब है एक तरह से एनर्जी के टर्म में अगर बात करें तो वर्क को एनर्जी कहा जा सकता है, क्योंकि अभी वर्क एनर्जी थ्योरम देखे थे उसमें भी वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी था, तो वर्क एज ए एनर्जी ही है। और हम लोग एनर्जी को डिफाइन भी किए हैं, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, तो जैसे हम उसको वर्क जो करें वही वर्क हम लोग वापस उसको पा ले रहे हैं। और यही जो एनर्जी, यानी कि यहाँ पे जब ये ब्लॉक गया तो ये जो वर्क कर पा रहा है वो किसी न किसी एनर्जी के कारण कर पा रहा है। ठीक है, तो इसी एनर्जी को सर हम मैं लोग ऑफलाइन नाम, हो गया था सर, क्या हुआ? मैं पिछले 3 मिनट से ऑफलाइन था सर। ठीक है, 3 मिनट से शायद यही बोल रहे हैं, यही फिगर एक ड्रॉ करे हैं। सर वो फिर से कंजर्वेटिव ऊपर, कंजर्वेटिव के ऊपर जो लिखे थे पाथ इंडिपेंडेंट, उसके बाद क्या लिखे समझ में नहीं आया, उसके बाद क्या लिखे? ये सर ये वाला क्वेश्चन के बाद से मतलब कि ऑफलाइन हो गया। ठीक है, इतना पीछे 5 मिनट हो गए हो तो ठीक है। जैसे पिछला क्वेश्चन था कंजर्वेटिव है या नहीं है, तो हम लोग देखे कि ये पाथ इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। क्वेश्चन वहां खत्म हो गया। यहाँ पे था कि वर्क डन जो है कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वो पूरा रिकवरेबल रहेगा। ठीक है, रिकवरेबल रहेगा क्यों, उसी चीज को समझ रहे थे
कि अगर कोई एक बॉडी है, इसको अगर हम कोई फोर्स यानी स्लोली ले जा रहे हैं, यानी कि हमको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा, तो हम जितना फोर्स लगा के इसको ले जाने में वर्क करे हैं यहाँ पे रख दिए। अगर हम h हाइट से इसी को फिर से वापस ऐसा रिलीज कर दें तो यहाँ पे आता है, और यहाँ आने में जो वर्क डन करेगा ये ग्रेविटी वो mgh ही करेगा। यानी कि ले जाने में जितना वर्क था, जितना करे थे, वापस से हम उतना वर्क उससे करवा सकते हैं। जितना हम वर्क करें उतना हम फिर से करवा सकते हैं उसको। यानी कि हम बोलेंगे कि यहाँ से जो ऊपर गया, तो यहाँ पे जब ऊपर था तो इसके पास एनर्जी था जिससे हम वर्क करा पा रहे हैं। इतना बात क्लियर है? क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी ही चीज है जो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है। ठीक है, तो इससे हम अगर ये वर्क करा पा रहे हैं, यानी कि इसके पास यहाँ पे एनर्जी था और वो पोजीशन चेंज के कारण था, जिसको हम बोले पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इतना बात समझ में आया कि अगर यस हाँ, यानी कि अगर हम किसी बॉडी पे कुछ वर्क कराएं तो हम उसमें जो वर्क जो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ वो जो है पोटेंशियल एनर्जी आया। यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का कुछ ना कुछ रिश्ता है। पोटेंशियल एनर्जी का जो रिश्ता है वो कंजर्वेटिव फोर्स से है, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव हो या कंजर्वेटिव फोर्स से है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे इस चीज को कि जब भी हमको पोटेंशियल एनर्जी का बात आएगा तो हमेशा वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइंड है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वो डिफाइंड नहीं। तो हम इसको लिख ले रहे हैं कि द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी energy exists only in the case of forces। ठीक है, जहां कंजर्वेटिव फोर्स होगा वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी आएगा। अगर थोड़ा बहुत पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुने होंगे तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यही सब सुने। यानी कि जहां जहां कंजर्वेटिव फोर्स है वहीं वहीं पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि जो हम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करे हैं या उसी चीज को हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है जो हम वापस से उससे वर्क करवा सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क आपका आवाज डन बाय। कट जा रहा है, बीच में गायब हो जा रहा है। सबको आवाज कट रहा है? नो सर। ओ सर। सिर्फ तुम्हारे पास कट रहा है? ठीक है, तो अपना नेटवर्क चेक करो। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल जितना किया उतना ही है, या फिर यहाँ जो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी जो हुआ उसका निगेटिव, यानी निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी है। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है? कंजर्वेटिव फील्ड है। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा वो निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स में यही रिलेशन है। ये एक्सटर्नल फोर्स तब होगा जब हम स्लोली मूव कराए हों, ये बात का ध्यान देना है। एक्सटर्नल फोर्स कब होगा? व्हेन एक्सटर्नल फोर्स जो है इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स है मैग्नीट्यूड में, अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो, सेम हो, तब हम कहेंगे। इतना बात क्लियर है कि कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में एक रिलेशन है, जो कि ये है कि वर्क डन बाय जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसका निगेटिव जो है वही इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ वही हम दोबारा से वर्क उससे करवा पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि वापस से आने में जितना वर्क करेगा वो, या फिर हम और जब ले जा रहे थे तो हम इसका पोजीशन चेंज करने में
इस ग्रेविटी के अगेंस्ट में जितना वर्क करे हैं वही चीज है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जहां भी कंजर्वेटिव फोर्स दिखेगा वहां पोटेंशियल एनर्जी होगा, और पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स में ये रिलेशन होगा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव जो होगा वो पोटेंशियल। ठीक है, इतना बात में कहीं कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। यार हाँ नो सर। ठीक, तो रिलेशन हम देख रहे हैं, तो अगर हम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑफ कंजर्वेटिव डॉट ds। अच्छा इसमें नेगेटिव क्यों लगा रहे हैं? क्या लिखेंगे? सी बोले तो कंजर्वेटिव है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो क्या होगा? ये चीज होगा। ठीक है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? अगर ये डिफरेंशियल फॉर्म में है तो इसको भी हम लिख सकते हैं डेल्टा के टर्म में। इसको डेल्टा लिख दे रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं माइनस टी। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डी यू इजकल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ एस सी। ठीक है, ये मैथमेटिकल रिलेशन है। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते थे कि जो फोर्स होगा कंजर्वेटिव फोर्स वो होगा माइनस ऑफ डी यू बाई डी एस। ठीक है, फिर से वही चीज यहाँ पे हमारा ऐसा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में दे रखा होगा, यानी कि इफ एफ इजकल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप होगा, तो ds को हमको यूज करना है dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप और दोनों का डॉट प्रोडक्ट। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं डी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस डॉट प्रोडक्ट कर लेना, यही आएगा एफ वाई डी वाई प्लस माइनस इंटीग्रल एफ जेड। ठीक है, और जब ऐसे केसेस में हम ये जानते हैं कि ये वेक्टर है, इसको वेक्टर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे थे? नेबुला, यानी कि माइनस नेबुला इंटू यू। नेबुला के क्या था? तो क्या है डेल सही यू बाई नेबुला? वर्क डन में बताए थे। नेबुला नोटेशन है। नेबुला नहीं बताए थे सर, नहीं बताए थे। यस सर। ठीक है, हमको जहाँ तक याद है बताए थे। नहीं सर, आपको कोई और क्लास का याद होगा। हम पूछे नहीं थे कि डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशिएशन पता है क्या? पता नहीं, चलो ठीक है, सिर्फ नोटेशन है तो वही चीज देखो, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ नेबुला जो रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ नहीं, डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस है और यू फंक्शन है तो यू हम रखते हैं। ठीक है, इसका डेल का मतलब पता है यहाँ पे डी बाई डेल लिखा हुआ है ना, ऐसा एक लिखते थे और यहाँ ऐसे लिखे हैं, दोनों में क्या फर्क है? भूल गए। पार्शियल डिफरेंशिएशन है। वर्क में ऐसा क्वेश्चन नहीं किए थे हम लोग? नो सर। नो सर। नहीं, फिर किसने कराए थे पता नहीं, देखते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब कि अगर ऐसा दे रखा हो डेल बाई डेल जो भी हो तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। यानी कि यहाँ जो वेरिएबल है वही वेरिएबल होगा, बाकी सारा चीज कांस्टेंट एज्यूम करना है। ठीक है, तो जब हमको यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्म था, इधर ये स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर वेक्टर में रिलेशन के लिए हम यहाँ नेबुला यूज किए हैं जो ये होता है,
नोटेशन है जिसका वैल्यू इतना आता है। ठीक है, इसको यहाँ यूज करेंगे तो ये चीज आएगा। और ये जो लिखा हुआ है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, उसका मतलब क्या है अभी एक क्वेश्चन से समझते हैं। और इधर अगर हमको करना है तो ये अलग अलग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं दोनों पे, समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हमको दे दिया है कि u जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू दे रखे हैं, फाइंड फोर्स। ठीक है, फोर्स फाइंड करने बोलता है। कैसे फाइंड करेंगे? फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी और ये है स्केलर क्वांटिटी, तो ये रिलेशन हमको यूज करना है। ठीक है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। यहाँ और कुछ है नहीं तो x के टर्म में ही होगा। तो अगर हम आई कैप, ठीक है आई क्यों, क्योंकि सब x ही है तो सिर्फ आई ले रहे हैं, बाकी हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 1 इतना आएगा, और यहाँ पे आई के पर ऐसा माइनस, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फोर्स है। ठीक है, अगर ऐसा दिया रहा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3xyz। अब इस केस में फोर्स पता करो, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो फोर्स फिर से है, क्या है, तो माइनस डी यू बाई डी एक्स आई कैप। जब हम x लिख रहे हैं माइनस डी यू बाई डी वाई लिख रहे हैं तो जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। अब इसका मतलब ध्यान से सुनना क्या होगा, जब यहाँ पे नीचे x है तो यहाँ u का वैल्यू इतना है, उतने में सिर्फ x को वेरिएबल मानना है, बाकी सारा कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि हम लिख रहे हैं डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3xyz बाई डी एक्स आई कैप डेल एक्स। ठीक है, माइनस डेल फिर से वही चीज बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल जो भी है डेल जेड। ठीक है, यहाँ पे अब देखो ध्यान से, अब देखना है यहाँ पे ये चीज समझना है, बाकी सब डिफ्रेंसिएशन आता है। यहाँ x है तो x वाला चीज ही सिर्फ वेरिएबल है, जहाँ y दिख रहा है तो इसको हमको कांस्टेंट मानना है। ठीक है, यानी कि y ये जो x वेरिएबल है तो ऊपर जो है x ही वेरिएबल होगा, बाकी जो y और z दिख रहा है वो कांस्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x, ये 2y जो है जीरो 0, हाँ, और यहाँ पे प्लस 3yz कांस्टेंट है ऐसा। 3 रह जाएगा, प्लस 3 हाँ, बात समझ में आया, इतना रह जाएगा। तो वैसे ही इसको अगर करेंगे तो कितना आएगा बताओ, फिर से इसी को करना है लेकिन अभी y के रिस्पेक्ट में। तो y के 2 रिस्पेक्ट में ये plus जो हो जाएगा 0, 3xz 2 प्लस 3xz जे के। ठीक है, वैसे ही माइनस 3xy ठीक है। dxy ये तो 0 0 हो जाएगा 3xy। ठीक है, अरेंज कर लो, ये हमारा फोर्स हो गया वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर ये फोर्स है तो इससे क्या हम ये पा सकते हैं, उल्टा जाए तो हम देखते हैं फिर से। ए फिजिकल टू है माइनस 2x माइनस 1 आई आई कैप। ठीक है, तो फाइंड यू, ये तो आसान है। स्क्वायर प्लस यू x बराबर क्या प्लस होगा, c माइनस एफ डी एक्स सिर्फ रह जाएगा, तो माइनस माइनस सब प्लस हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी, ऐसा ही कुछ मिलेगा। यस सर। ठीक है, ऊपर भी यही था। अब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको पता है कि इनिशियल कंडीशन रहता है तभी हम सी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
तो ऐसे ऐसे इक्वेशंस हमको दिए रहेंगे तो उसको सॉल्व कर लेना है। अगर फिर से अभी कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे थे उसी से हम रिलेटेड कर रहे हैं, एफ इजकल टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप रहा, तब यू क्या होगा, फाइंड करो, आंसर पता होना चाहिए। कितना आ जाएगा? फाइनल पोजीशन क्या है? हाँ, फाइनल पोजीशन ऐसे ही जनरल में ही बात करो ना, प्लस ही कर लेना है। इंटीग्रेशन ऑफ y dx प्लस x dy। अगर हम रखेंगे तो ये आएगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, यही आएगा। एक माइनस अब Yes, ये sir. देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स वाई लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा हमको सर माइनस माइनस, दिख रहा है, डी एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे ये मिलेगा। अभी कुछ देर पहले देखे थे ठीक कुछ Yes. करके, ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स वाई प्लस, ठीक है। अगर ये फोर्स दे रखा होता पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या फोर्स ये आता, यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि एफ इजकल टू एक्स वाई माइनस एक्स वाई, पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी इजकल टू माइनस एक्स वाई, देन फोर्स कितना आएगा, बोलो। y I cap plus x j cap Yes, sir. प्लस लगा इंटीग्रेशन दीजिए, माइनस माइनस प्लस। अच्छा माइनस है, फिर ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ Y क्या आ I जाएगा, cap वाई आई plus कैप। यहाँ से भी ध्यान से देखो, इस चीज को तो हम लिए थे, तो डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करके ये मिला, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उल्टा मिलना चाहिए, मिल रहा है, Yes. ठीक है। तो ये चीजें होती हैं रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एमजी में, एमजी भी कंजर्वेटिव फोर्स है लेकिन वो कांस्टेंट रहता है, तो डायरेक्टली हम लोग फाइंड कर सकते हैं एमजी इनकी जो डिस्प्लेसमेंट आया उसमें ज्यादा चिंता नहीं करनी। अगर हम स्प्रिंग के केस में करें तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो स्प्रिंग है उसका पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन भी यहीं पे चर्चा हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हमारा ये स्प्रिंग है, यहाँ इसका नेचुरल लेंथ है, ये जो है इसका नेचुरल लेंथ, ठीक है। इसको हम यहाँ तक एक्सटेंड कर दिए हैं, ये डिस्प्लेसमेंट जो है x1, ये t इजकल टू 0 पे। अब हम क्या बोल रहे हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक हम एक्सटेंड करना चाहते हैं किसी भी टाइम t पे, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस दे रखा है x2 दे रखा है, तो हमको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में सबसे पहले कि अगर हम यहाँ पे धीरे धीरे एक फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स, इधर लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, तो हमको फाइंड करना है वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल कितना होगा, वर्क डन बाय एफ स्प्रिंग कितना होगा, ठीक है। गिवन है कि एफ एक्सटर्नल इक्वल टू जो है एफ स्प्रिंग मैग्नीट्यूड वाइज,
कैसे फाइंड करेंगे इसको? क्वेश्चन क्लियर है कि अगर हम एक स्प्रिंग को इलोंगेट कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं तो इलोंगेट का केस ले रखते हैं, उसको अगर हम इलोंगेट कर रहे हैं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल या स्प्रिंग कितना आएगा, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम। तो इसको ऐसे करते हैं, इसको हम किसी x दूरी पे, ये हमारा नेचुरल लेंथ था, यहाँ से x दूर ले गए, फिर यहाँ से हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिए, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट dx। अब यहाँ पे इसको ले जाने में हमको इधर की तरफ एक फोर्स एक्सटर्नल लगाना पड़ा और इधर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लग रहा था। अब एक डिस्प्लेसमेंट है तो एफ स्प्रिंग जो होगा वो कितना होगा, माइनस के एक्स, और एफ एक्सटर्नल जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, के एक्स। ठीक है, तो अब हमको वर्क डन पता करना है, तो वर्क डन बाय अगर एक्सटर्नल लिखेंगे तो एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स, ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, तो x1 से x2 इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा बोलो। k तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर बाई 2, यानी कि हम लिख सकते हैं 1/2 k x स्क्वायर बाई 2, यानी x2 स्क्वायर माइनस x1। किसी कोई दिक्कत? नो सर। वर्क बाई एफ स्प्रिंग, इंटीग्रल ऑफ एफ स्प्रिंग dx, ये आएगा, सेम डायरेक्शन में है तो हम उतना नहीं कर रहे, डॉट प्रोडक्ट ले ही लेते हैं, तो क्या आ जाएगा बोलो। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस ले लेते हैं, kx dx इंटीग्रल x1 से x, तो कितना आ जाएगा, माइनस हाफ ऊपर वाले का इसका निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और ये स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है, इलास्टिक इन नेचर है, सेंटर के अलोंग लग रहा है, तो ये भी नेचर में कंजर्वेटिव ही है एक्सटर्नल के कारण, या फिर इसको हम लिखते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, दोनों से दिख रहा है, तो हमारे यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1। ठीक है, ये आया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। अब कभी कभी दे देता है कि हम नेचुरल लेंथ से ही ले जा रहे हैं, यानी कि इफ x1 जो था हमारा 0 है, x1 0 यानी कि इनिशियल पोजीशन क्या है, पोजीशन जो है नेचुरल लेंथ, ठीक है, यानी कि NL बोल रहे हैं, और x2 को हम बोल दे रहे हैं कि ये x है कोई, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा हमारा हाफ के x, यानी कि अगर हम नेचुरल लेंथ से, ये अगर हमारा नेचुरल लेंथ है, यहाँ से अगर हम किसी ब्लॉक को यहाँ x दूरी ले गए हैं तो इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है वो हाफ के एक्स स्क्वायर है, और वो कितना स्टोर्ड है, तो जितना हम वर्क करे होंगे इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने, या फिर निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो कि कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, तो ये चीज है पोटेंशियल एनर्जी बाय ए स्प्रिंग। ठीक है, तो आगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पे ही बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास मोस्टली हमारा पोटेंशियल एनर्जी ही चलेगा, डिफरेंट डिफरेंट केसेस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैलकुलेशंस ये सब चलेगा। ठीक है, फिर पोटेंशियल एनर्जी सर ये और एग्जाम में आएगा क्या, क्या, स्प्रिंग? हाँ स्ट्रिंग वाला आएगा, स्प्रिंग वाला आएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, ज्यादा इससे भी सर जो आप क्वेश्चन अभी नहीं। पढ़ाए, हाँ अभी जो आप ये पढ़ाए वही? वही नहीं, ये सिर्फ फॉर्मूला यूज करने रहेगा क्वेश्चन में, और कुछ नहीं। ठीक है, स्प्रिंग के बारे में तो पहले से जानते हो कि फोर्स जो लगता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, तो वर्क रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ही है, ज्यादा इससे नहीं रहेगा, और आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में
हम लोग पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद इक्विलिब्रियम का केसेस पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या रिलेशन होता है। रो खत्म हो जाएगा तो लास्ट टॉपिक हमारा बचेगा वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का कंजर्वेशन है, इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में हम लोग करेंगे। तो उससे रिलेटेड उसमें कुछ है नहीं, थ्योरी में कुछ नहीं है, बस उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही करने हैं। तो वही 2 लेक्चर है और 2 लेक्चर में मोस्टली हमको लगता है आधे घंटे का थ्योरी होगा और बाकी सिर्फ क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, तो जितना भी है उतना रिवीजन कर लेना। ठीक है, आज वाले में कहीं कोई दिक्कत समझने में? तो पेपर पैटर्न क्या रहेगा? वो तो हम भी नहीं देखे हैं, राउसर बनाए हैं। शायद 25 क्वेश्चन है या 20 क्वेश्चन है सिंगल करेक्ट, फिर 10 क्वेश्चन है इंटीजर और 10 क्वेश्चन है ऐसा मल्टीपल चॉइस, ऐसा ही है। 25 10 10 है ऐसा। 2 घंटे का पेपर है, 45 क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर इजी है, आराम से जितना पढ़े हो उतना ध्यान में रखना। सर्कुलर मोशन और शायद वर्क फॉर एनर्जी 2 ही चैप्टर है ना? एनएलएम भी। हाँ, तो और भी आसान हो गया। फ्रिक्शन नहीं आएगा? कौन सा? फ्रिक्शन? एनएलएम है तो फ्रिक्शन भी होगा, पुली भी होगा, सब कुछ होगा। सर प्रोजेक्टाइल होगा क्या? क्वेश्चन में यूज हो सकता है, बाकी मतलब स्पेसिफिक कैसे पर्टिकुलरली अलग से? नहीं, पार्टिकुलरली अलग से सिलेबस में नहीं है तो नहीं होगा। और ऊपर से इधर का ऐसा टॉपिक है, जैसे पहले स्ट्रेट लाइन का मोशन पढ़े, फिर प्लेन मोशन इन द प्लेन पढ़े जिसमें प्रोजेक्टाइल ये सब था, फिर एनएलएम पढ़े, सारा कुछ तो आगे यूज होते ही जा रहा है। ठीक है, तो इसमें उतना टेंशन क्या लेना है, पीछे से जो भी है आगे अभी जो वर्क एनर्जी पढ़ रहे हैं इसको नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे कोलिजन ये सब उसमें यूज करेंगे। तो हर एक चैप्टर अगले चैप्टर में यूज हो ही रहा है। तो फिजिक्स में तो यही खास बात है कि अगर अच्छे से एक बार पढ़ लो तो तुमको रिवीजन ज्यादा करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीछे वाले चीजें आगे ऐड होते जा रही हैं। ये रोटेशन तक यही सिलसिला चलता रहेगा। अब बताए थे एक बार। ठीक है, बताए थे और अभी तो दिख रहा होगा, तो उसको फॉलो करो। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, एंड करते हैं। यस सर।